सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने 7वां लेक्चर पढ़ा था, जिसमें भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के बारे में समझ रहे थे। उस लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत से देखा था कि शुरुआत से जो एक्ट थे, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था। उसके बाद हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा। फिर उसके उपरांत हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा। फिर हम लोगों ने 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा। इसी प्रक्रम में अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वह 1858 का चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो ये 1858 का चार्टर एक्ट है, इन एक्ट से आपको मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग 1858 का जो चार्टर एक्ट है, अब भारत शासन अधिनियम है, यह पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं पूर्व ही कुछ बातें आपको बताऊंगा इसमें। वह यह कि देखिए, इस एक्ट को आने से पहले क्या हुआ कि आप लोगों को सभी को यह विदित होगा, और यदि आपने इतिहास पहले पढ़ रखा है और यदि नहीं पढ़ा है तब फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कि 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह में क्या हुआ कि जो चाह रहे थे ब्रिटिश कि हमारे बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, लेकिन वस्तुतः ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। लोग इनकी नीतियों से अप्रसन्न थे और इनकी नीतियों के विरुद्ध उनकी जो प्रतिक्रिया रही बहुत ही तीव्रगामी प्रतिक्रिया थी, ठीक है, बहुत ही तीव्रगामी प्रतिक्रिया थी। इस प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने सोचा कि अब देखिए, शासन में केंद्रीकरण करना उचित नहीं है, हमें क्या करना होगा। यदि हमें इस भारत देश पर शासन करना है तो इस देश के कुछ लोगों को प्रशासन में सहभागिता देनी होगी। यानी कि क्या करना होगा, लोगों को प्रशासन में सहभागिता देनी होगी। कहाँ के लोगों को? भारतीय लोगों को प्रशासन में सहभागिता देनी होगी। इसी उद्देश्य से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि 1858 का एक्ट है, इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रशासन में जो भी उनका गवर्नर जनरल परिषद है, इन सभी में क्या करेंगे, धीरे धीरे भारतीयों को सहभागिता देंगे। और इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी क्या की थी, स्थापना की थी। कहा जाता है कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के रूप में किया था, कि कांग्रेस के लोग ही हमारी कुछ लोग सुरक्षा करेंगे। तो इस उद्देश्य से कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की थी। हालांकि वही कांग्रेस फिर उनके विरुद्ध, यानी कि उसी विरुद्ध चली गई और धीरे धीरे उन्हें भारत को छोड़ना पड़ा। हालांकि उसके पीछे कई सारी परिस्थितियां हैं कि किस कारण अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्हीं सभी चीजों के चलते, 1857 के विद्रोह के चलते क्या हुआ इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट में सबसे पहले यह हुआ कि कंपनी का जो अधिकार था, उस कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया। यानी कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, यहां से डायरेक्ट अब ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट शासन करेंगे। इसे हम ताज का शासन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ही अब डायरेक्ट शासन करेंगे। यह इसलिए चूंकि ईस्ट इंडिया की कंपनी के तहत इतना बड़ा विद्रोह हो गया। ये सभी चीजों को देख करके उनको यही ठीक लगा कि बेहतर प्रशासन तभी हो सकता है जब हम डायरेक्टली इस शासन को संचालित करें। इस उद्देश्य से ये अधिनियम आया। तो मैंने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में इतनी बातें आपको समझाई। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, 18 अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है हम लोग वो लेकर के चल रहे हैं। चूंकि यह मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल प्रीलिम्स की दृष्टि से है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। जो 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय प्रशासन की बेहतर करने के उद्देश्य, यानी कि भारतीय प्रशासन को बेहतर करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया कि भारतीयों का प्रशासन अब हम और अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए, जैसा कहा जाता है वैसा होता नहीं है। वस्तुतः इनका सीधे तौर पर, औपचारिक तौर पर तो ये कहना था कि हम भारत का प्रशासन क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इनका अनौपचारिक तौर पर लक्ष्य क्या था कि अब भाई हमें क्या करना है, इनके कुछ लोगों को शासन में सहभागिता करना है, जिससे कि हम उनको थोड़ा बहुत रोटी के टुकड़े देते रहेंगे और लूटते रहेंगे। असली उद्देश्य यह था। लेकिन औपचारिक तौर पर यह उन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्टली शासन करेंगे और यहाँ के जो नियम हैं उन सभी चीज, मतलब उन सभी शासन को बेहतर ढंग से संचालित करेंगे।
इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक मंडल के पद को समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर के जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट में बना हुआ था, तो और इसको जो कि निदेशक मंडल था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में आया था, तो इन दोनों के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जो निदेशक मंडल का पद था ये कब आया था? ये शुरुआत में ही आया था, यानी कि ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को इसमें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, तथा एक नवीन पद का सृजन किया गया जिसका नाम है भारत राज्य सचिव, यानी कि भारत राज्य सचिव ये पद सृजन किया गया, ध्यान रखो। और ये भारत राज्य सचिव आप समझें सबसे बड़ा अधिकारी था, ध्यान रखिएगा। यह भारत राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था। तो जो भारत राज्य सचिव था ना, वो क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था, तथा यह अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ये भारतीयों के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यानी कि अब यही एक महत्वपूर्ण पद के रूप में बना भारत राज्य सचिव का, ब्रिटिश का एक मंत्री था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय नहीं था ये, और ये भारतीय जनता के प्रति नहीं था, ठीक है ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि उससे तो समाप्ति हो चुकी है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। किसके प्रति उत्तरदायी था बोलिए? ब्रिटिश संसद के प्रति। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं कि ये जो राज्य सचिव था, ये राज्य सचिव की सहायता के लिए भी एक 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी। क्या किया गया? अब ये स्वयं काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा? एक परिषद रहेगी, उसमें एक सदस्य ये रहेगा, ठीक है, और बाकी 15 लोग सहायता के लिए रहेंगे जो इसकी सहायता करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसकी एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकारी निकाय थी, यानी कि जिसकी अध्यक्षता भारत का राज्य सचिव ही करता था। ठीक है, तो ये केवल सलाहकारी निकाय थी, जैसे आज नीति आयोग है, ये भी एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है ना, तो ये सलाहकारी निकाय के रूप में थी, यानी कि चाहे तो ये भारत सचिव इसकी बात माने और चाहे तो ना माने, दोनों ही बराबर है। ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर, हमने बता ही दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या किया, इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। ये आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, तो आपको बताना पड़ेगा 1858 का एक्ट। आपसे पूछेगा भारत राज्य सचिव का पद किस एक्ट के माध्यम से आरंभ हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा 1898 का एक्ट। इस प्रकार आपको ये सब याद रखने हैं, ध्यान रखो। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्ति प्राप्त सदस्य गवर्नर जनरल था, यानी कि इसमें क्या था, गवर्नर जनरल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त था, उसी प्रकार ब्रिटिश ताज द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। लेकिन इसको भी वायसराय को हम क्या है कि बाद तक भी इसको क्या कहते रहे, गवर्नर जनरल कहते रहे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वायसराय को हम गवर्नर जनरल बाद तक भी करते रहे। तो भारत का प्रथम यदि वायसराय देखे कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है? लॉर्ड कैनिंग है। चूंकि जो अधिनियम था ना ये 1858 का है ना, उसमें ऐसा लिखा था जैसे इंडिया जो कि भारत, ऐसे ही लिखा था गवर्नर जो कि वायसराय। समझ में आ रहा? तो ऐसा उसमें स्पष्ट ऐसा अधिनियम में लिखा था, जैसे हम कहें इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत एक ही नाम है ना, तो गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही चीज है, ऐसा उसमें दोनों ही नाम से, तो इसलिए बाद तक भी गवर्नर जनरल के नाम से इसको बुलाते रहे, संबोधित करते रहे हैं। तो पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। अब देखो, तो इसमें यही महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो हमने यहां बताए हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां एक जो भारत सचिव राज्य सचिव का पद गठित किया गया, साथ ही इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल को, और इनकी जगह पर एक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया। बस ये इस एक्ट का महत्वपूर्ण है। बाकी हम अगला एक्ट पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्या था कि इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, चूंकि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मैं लास्ट में इन सभी के जितना पढ़ा रहा हूं एक्ट, सभी के पीवाईक्यू करवाने वाले हैं और बहुत डिटेल्स में बहुत सारी पीवाईक्यू करवाने वाले हैं, और इनके मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको देखने वाला ही हूं, तो वो भी ध्यान रखिएगा।
इस अधिनियम द्वारा वायसराय को कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार दिया। देखो, जो हमने बताया था, जो अभी परिषद बनाई गई थी, क्या कर किया गया था, परिषद बनाया गया था, उसमें क्या था कि उसमें कुछ सदस्यों को, कुछ सदस्य तो थे ऐसे जो सरकारी सदस्य थे, कैसे थे, जो सरकारी सदस्य थे, और कुछ कैसे कैसे सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य थे। तो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, है ना, तो भारतीयों को इसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल करना आरंभ कर दिया। देखिए, यही बात मैंने पिछले एक्ट में कहा था आपको कि क्या हुआ कि इसके बाद प्रशासन में धीरे धीरे लोगों को सहभागिता करने लगे। तो इस अधिनियम में वायसराय को कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया। आशा है कि प्रथम बार भारतीयों को कानून निर्माण में सीमित ही सही परंतु सहभागिता शुरू की गई, यानी कि कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो अब वो क्या करेगा, वो उस परिषद में शामिल हो गया तो सलाह देगा किसे, भारत राज्य सचिव को, और फिर उसी अकॉर्डिंग काम करे। यानी कि चाहे तो वो सलाह सुनेगा, चाहे तो नहीं सुनेगा, लेकिन कम से कम बोलने का तो अधिकार मिला। इस अधिनियम द्वारा 1833 में जिन ब्रिटिश प्रांतों के, यानी कि बॉम्बे और मद्रास, यानी कि मद्रास और बॉम्बे से जो विधायी शक्तियां छीन ली गई थी कि भाई अब प्रांत कानून नहीं बनाएंगे, वो पुनः वापस कर देंगे। क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ये छीनी कब गई थी ये भी पूछा जाता है, तो आपसे को ध्यान रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, इससे मद्रास और बॉम्बे के प्रांतों से क्या किया गया था, ले लिया गया था। क्योंकि इस समय वो जो इस समय का जो वायसराय था वो विलियम बेंटिक था, और विलियम बेंटिक जब आया था तो वो यही शर्त पर आया था कि भाई मुझे शक्तियां होनी चाहिए पूरे भारत में निर्णय लेने के लिए, इस उद्देश्य से ये सब हुआ था। और दूसरा वहां कि उस समय केंद्रीकरण की स्थिति चल रही थी, तो हम लोग केंद्रीकरण कर रहे थे, और जब केंद्रीकरण होता है तो हम क्या करते हैं, शक्तियों को वापस लेते हैं, यानी कि एक ही सत्ता में शक्तियां लेते हैं। अब यहाँ विकेंद्रीकरण की स्थिति आरंभ हो चुकी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, शक्तियां हम देते जाएंगे प्रांतों को, और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम प्रांतीय स्तर पर भी विधायी मतलब प्रांतीय स्तर पर भी कानून या सदनीय व्यवस्था को आरंभ कर देंगे, जो कि संघीय प्रणाली का मूल है। आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा जिन ब्रिटिश प्रांतों में जैसे कि बॉम्बे और मद्रास से विधायी शक्तियां छीन ली गई, उन्हें पुनः विकेंद्रीकृत करने के उद्देश्य से लौटा दिया गया, यानी कि अब विकेंद्रीकृत कर दिया गया और उन्हें वापस लौटा दी गई, भाई आप अपने लिए कानून स्वयं बना लेना। तो ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के माध्यम से ये शक्तियां लौटा दी गई थी इन प्रांतों की। साथ ही पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में नवीन विधान परिषदों के गठन हेतु प्रावधान किया गया कि अब हमें यहाँ नवीन विधान परिषदें भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए, तो इसमें यह भी गठन किया गया कि पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यहाँ भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का भी प्रावधान दिया गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हो विशेष परिस्थितियों में। ये क्या होता है अध्यादेश, आपको बता देता हूं। अध्यादेश क्या होता है कि बिना किसी सलाह के कोई कानून बना लेना, ठीक है, यानी कि बिना किसी संसद की सलाह के, उस परिषद की सलाह के डायरेक्टली कानून बना लेना। लेकिन ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। कब किया जाता है, विशेष परिस्थिति में, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों में इसे जारी किया जाता है। आज भी यह जारी किया जाता है, इसे भारत का राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल भी करता है इसे, है ना, तो वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अध्यादेश कहां से आरंभ किया गया, यहां इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बात है, और पेपर में कई बार आ चुका है कि अध्यादेश जारी करना कहां से आरंभ हुआ। तो चूंकि हम इस प्रावधान इसलिए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे यही सब प्रावधान जाकर के भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए, और यही सभी प्रावधानों का जो सभी एक्ट में देखे हम लोगों ने कुछ कुछ हम भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए और उनको हमने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया, वह आज भी विद्यमान है। इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में आरंभ की गई नवीन विभागीय या फिर मंत्रालयी प्रणाली को भी मान्यता प्रदान किया। तो यह भी पूछा जाता है कि मंत्रालयी प्रणाली कब से आई है या किस एक्ट के माध्यम से आई है। तो 1861 के एक्ट के माध्यम से मंत्रालयी प्रणाली आई है। दूसरा क्या आया है, अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति आई है। ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और विधायी शक्तियां वापस लौट आई हैं किस एक्ट के तहत? इसी एक्ट के तहत विधायी शक्तियां भी क्या की हैं? प्रांतों को वापस लौट आई हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखना है। इस अधिनियम द्वारा पुनः विकेंद्रीकृत प्रशासन को आरंभ किया गया और धीरे धीरे प्रशासन को क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकृत करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्हीं परिस्थितियों धीरे धीरे चलते और बढ़ता रहा और भारतीय और भी अधिकारों की मांग करने लगे। चूंकि कांग्रेस का गठन हो चुका था, तो कांग्रेस के गठन के बाद धीरे धीरे और उदारवादी जो नेता थे वो मांग करने लगे। तो इसी परिस्थितियों में यह जो 1892 यानी कि 92, ध्यान रखिएगा, ये डेट आप देखते रहिएगा इसमें, है ना। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य यानी कि दो प्रकार के सदस्य थे उसकी परिषद में, जो सलाहकारी परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो सलाहकार या फिर वायसराय की जो भी सलाहकारी परिषद थी, उसमें 15 लोग शामिल थे, ठीक है। और ये 15 लोगों में दो प्रकार के सदस्य थे। एक तो थे सरकारी, क्या थे? सरकारी। दूसरे कैसे थे? गैर सरकारी। तो एक तो सरकारी सदस्य शामिल थे, गैर सरकारी। तो भारतीयों को और संख्या बढ़ाया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यहां ध्यान रखिए। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। तो यहां आप देख रहे हैं कि भारतीयों की संख्या में पुनः वृद्धि कर दी गई है, जो ऐसे ही पहले भी वृद्धि की थी। इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण या प्रावधान यह किया गया कि विभिन्न वर्गीय संघों द्वारा कुछ सदस्य चुनकर आएंगे, यानी कि कुछ सदस्यों के चयन का यानी कि मनोनयन की व्यवस्था फिर से आरंभ कर दी गई, है ना। इन सदस्यों को वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाएगा, लेकिन वायसराय क्या करेगा? उन्हें मनोनीत करेगा। यानी कि कुछ लोग, जैसे कोई विद्यालय है, ठीक है, कोई विद्यालय है, कोई संघ है, ये मनोनीत करके भेजेंगे, मतलब अपने यहां से भेजेंगे, फिर उसके बाद वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार का कंसेप्ट किया गया है अधिनियम के माध्यम से। आशा यह है कि चयनित सदस्यों को के मनोनयन की अंतिम शक्ति वायसराय के अधीन रखी गई। यानी कि मान लो आपने किसी भी व्यक्ति मिस्टर ए को किसी विद्यालय ने चयनित करके भेज दिया कि भाई गैर सरकारी सदस्य के रूप में इसे शामिल कर लीजिए, लेकिन ये निर्भर करता था वायसराय पर कि उस चयनित सदस्य को वो नियुक्त करेगा अथवा नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो अंतिम शक्ति वायसराय के पास रखी गई। यानी कि यदि आपने चयन कर दिया, भले कर दिया हो आपने चयन, लेकिन यदि वायसराय को लगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो वो उसको नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, मनोनयन नहीं करेगा। तो यह चयनित सदस्य बंगाल चैम्बर्स या ऑफ कॉमर्स के हो सकते थे, प्रेसिडेंसियों से हो सकते थे, विश्वविद्यालयों से हो सकते थे, जिला वार्ड से हो सकता था, तो यहाँ कहीं से भी हो सकते थे। लेकिन अंतिम शक्ति वायसराय के पास ही रखी गई कि वो चाहे तो नियुक्त होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा, ध्यान रखिए। इसके अलावा आशय यह है कि इस अधिनियम द्वारा परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। हालांकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ऐसे कि भाई हमने इसको चयन कर दिया, उसने फिर भेज दिया, जैसे आज राज्यसभा में होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या हम डायरेक्ट चुनते हैं? नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना। हम राज्यों में हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों में से कुछ जनप्रतिनिधियों को क्या किया जाता है? वहां भेज दिया जाता है राज्यसभा में। तो हमारे विधानसभा में, ठीक है, हमारी जो विधानसभा है, हमारी विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है। आगे चलेंगे कि आशय यह है कि इस अधिनियम द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ। हालांकि यह एक प्रकार का मनोनयन ही था, हम इसे चुनाव नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनाव में लोगों की सीधी प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई सीधी प्रक्रिया शामिल नहीं थी, यानी कि जो लोग चुन रहे थे वो भी हमारे द्वारा चयनित नहीं थे। हालांकि जैसे कि हमारे द्वारा अभी वर्तमान में विधायक होते हैं, जिन्हें जो कि विधानसभा में जाते हैं, वो हमारे द्वारा चयनित होते हैं, विधानसभा में जाते हैं। जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चयनित होते हैं, और ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो आप कम से कम परोक्ष रूप से इसको कहते हैं, ऐसा परोक्ष मतदान स्टार्ट होगा 1909 के अधिनियम में, ठीक है ना। तो 1909 में ऐसा आरंभ होगा। अभी इसमें ऐसा आरंभ नहीं हुआ है। इसमें कैसा आरंभ हुआ है? इसमें ऐसा आरंभ हुआ है कि कोई विद्यालय के टीचर वगैरह किसी को भेज दिए, ऐसा। अब जो टीचर है क्या वो जनता द्वारा चयनित है? नहीं है। तो इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। तो इस अधिनियम द्वारा भारतीय
गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर सीमित बहस करने की अनुमति दे दी गई कि बजट पर आप बोल सकते हो, लेकिन आप केवल बोल ही सकते हो, विरोधी बात संकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, ना ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे कि पूरक प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा ये बताओ कि बजट में कृषि के लिए कितना पैसा है, ठीक है, तो उसने कह दिया 5 लाख। कितना है? उसने कह दिया 5 लाख है, ठीक है। तो ये नहीं पूछोगे कि 5 लाख क्यों है, 10 क्यों नहीं है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? पूरक। क्या कहलाता है? पूरक। ध्यान रखिएगा, ये पूरक प्रश्न कहलाता है। तो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति यहां नहीं मिली है। ये अनुमति पूरक प्रश्न पूछने की कहां मिलेगी? ये मिलेगी 1909 के अधिनियम में। कहां मिलेगी पूरक प्रश्न पूछने की? 1909 के अधिनियम में। ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1909 का अधिनियम। ये थोड़ा सा मेंस के लिए भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेंस के लिए भी यहीं से इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। 1909 का, 1919 और 1935 ये मेंस के लिए थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं भी अभी ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहां से थोड़ा और आपको बताऊं, पेपर में अधिकतर जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं तीनों एक्ट से आए हैं, 1909, 1919 और 1935। तो इन पर बहुत विशेष ध्यान रखना है, यानी कि पेपर में जाने से पहले ये न केवल मेंस में इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या? 1909 का अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो लोगों का नाम है, तो एक नाम है किसका? भारत राज्य सचिव का, और एक नाम है गवर्नर का। ध्यान रखिएगा। अब देखो, जो ये अधिनियम आया 1909 का अधिनियम आया, इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमियां है, वो हम समझ लेना पड़ेगा कि क्यों ये आया अधिनियम और क्या इसमें मांग थी। देखो, पहली बात तो ये कि जो 1992 का अधिनियम था उससे असंतुष्ट थे ये लोग, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, यानी कि पूरक प्रश्न तक नहीं पूछ सकते थे ये लोग, निर्वाचन में इसे शामिल नहीं किया। तो ये कि पहला तो यही कि 1952 जो 1992 का जो अधिनियम था उससे ये असंतुष्ट थे। दूसरा क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल की, यानी कि बंगाल विभाजन, हालांकि वो बंगाल विभाजन में आज का भारत नहीं कह रहा हूं, ये बंगाल विभाजन ऐसे कि बंगाल विभाजन की नींव यहीं से स्टार्ट हुई। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, कि भाई बहिष्कार करो इन चीजों का, स्वदेशी आंदोलन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, ध्यान रखिए। तो मुस्लिम लीग का गठन हो गया 1906 में, ठीक है। ऐसे तिलक जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्हें देशद्रोह के मामले में जेल में भेज दिया गया। और उदारवादी जो नेता थे वो क्या करते थे, उनके प्रति अंग्रेजों का नरम रुख, यानी कि अंग्रेज उनकी बात सुनते ही नहीं थे, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा सुन नहीं रहे थे। तो इन सभी चीजों की बातों के चलते ये सब हो गया। और बाल गंगाधर तिलक जी जो कि नरमवादी नहीं थे, जो थोड़े ऐसे थे कि भाई गुस्सा आ जाते थे नीतियों पर, ध्यान रखिएगा, इन्हें गरम दल कहा जाता है ना, तो गरम दलवादी थे ये। तो ये सभी चीजों के चलते कि बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, इन सभी परिस्थितियों के कारण ये आया। मैं अभी बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इन सभी को मैंने ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैं हिस्ट्री में इन्हें काफी डीप में पढ़ाऊंगा, तो अभी इनको केवल इतना ही मैं बता रहा हूं जितना आपको थोड़ा सा याद रहे। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा है तब तो आप इनको समझ रहे होंगे बहुत डीप में, लेकिन यदि नहीं पढ़ा है तो कम समझ में आ रहा होगा ये चीजें। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि सभी चीजें तभी यूपीएससी के लिए समझ आ सकती हैं बेहतर ढंग से जब आपको सब कुछ पता हो जाए, यानी कि सभी सब्जेक्टों का अध्ययन कर लें। ध्यान रखिए। तो ये देखा, आगे देखते हैं। इस अधिनियम को अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर लाया गया था। हालांकि अरुंडेल समिति, ये भी ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का फैक्ट है। आगे चलते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें 2 प्रकार का काम किया गया। इसमें क्या किया गया? जो विधायिका थी, इसमें 2 प्रकार के सदस्य जोड़े गए। देखो, अब देखो, आप भारतीय संसद जैसा कुछ कुछ बन गया। क्या हो गया? भारतीय संसद जैसा कुछ कुछ बन गया। देखो यहां क्या हुआ कि यहां कुछ सदस्य हुए, 9 सदस्य ये हो गए और 60 सदस्य ये हो गए, यानी कि अतिरिक्त सदस्य 60 हो गए और मेन सदस्य 9 हो गए। कितने हो गए? मुख्य सदस्य 9 हो गए और अतिरिक्त सदस्य 60 हो गए। इसमें ध्यान रखो, तो 60 और 9 कितने हो गए? 69। अब क्या थे कि जो
अतिरिक्त सदस्य थे वो केवल सलाह देती थी और बाकी जो 9 सदस्य थे वो कार्यपालिका कार्य करती थी, यानी कि कार्यपालिका का कार्य करते थे, यानी कि असलियत में शासन चलाते थे। तो क्या ऐसा कहें तो सही रहेगा कि बाकी ये जो सदस्य सलाह देने के लिए थे ये विधायिका की तरह थे और बाकी जो ये शासन चला रहे थे ये कार्यपालिका की तरह थे। जी हाँ, ऐसे ही सिस्टम कुछ था। अब देखो आपको यहां से समझना है थोड़ा सा इन सदस्यों के बारे में कि जो 9 सदस्य थे उसमें से एक तो वायसराय था, एक विशेष मंत्री भी रहता था और 7 ऐसे सदस्य थे जो कि मंत्रालयों को ग्रहण किए हुए थे। कैसे सदस्य थे? जो मंत्रालय जो लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? मंत्रालय। ठीक है ना, ध्यान रखें। 60 जो सदस्य थे, अब इनको देखेंगे। 60 सदस्य कैसे थे कि 60 में से भी 2 प्रकार के सदस्य विभाजन थे, यानी कि 28 सदस्य तो शासकीय सदस्य थे, यानी कि जो सरकार ब्रिटिश सेवा से निवृत्त थे ऐसे सदस्य या मनोनीत किए जाने वाले सदस्य थे। तो ये जो सदस्य थे ऐसे 28 थे। 32 सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे। मैं आपको बताऊं ये सब रटना नहीं है पेपर के लिए, बस एक बार सुनने के लिए ये सभी चीजें हैं। पेपर के लिए तो विशेषताएं ही पूछेगा इसका, तो वो या फिर जो प्रावधान है वो पूछेगा, लेकिन थोड़ा एक बार समझ लेंगे तो थोड़ा सदस्य कैसे क्या थे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जो 32 गैर सरकारी सदस्य थे वो कैसे थे उनको समझा देते हैं। जो सामान्य निर्वाचन से आने थे वो 13 सदस्य थे, जो विशेष निर्वाचन से आने थे वो 2 सदस्य थे। अब वर्गीय प्रतिनिधित्व ये प्रदान किया गया है यहाँ कि मुस्लिम सदस्य 6 थे। ये मुस्लिम सदस्य कैसे थे कि ये खड़े भी मुस्लिम ही होंगे और वोट भी मुस्लिम ही देंगे, यानी कि खड़े भी मुस्लिम होंगे और वोट भी मुस्लिम देंगे। ऐसे ही 6 सदस्य जमींदार थे और 5 सदस्य नामांकित थे। तो ये सभी मिलाकर के 32 सदस्य हुए। तो कहा जाता है कि जमींदारों को और मुसलमानों को यहां पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो 1909 से संप्रदाय के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना आरंभ किया। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ, यानी कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल के साथ ही साथ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यानी कि देखो केंद्र के स्तर पर तो बढ़ाई ही गई केंद्रीय विधानमंडल में, उसके साथ जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो ये ध्यान रखना है चीजें आपको कि प्रांतीय स्तर पर भी बढ़ा रहे हैं अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भारतीयों को शामिल करके, और केंद्रीय विधानमंडल में भी। केंद्रीय विधानमंडल में अशासकीय बहुमत जरूर बढ़ाया गया, परंतु शासकीय बहुमत तथा मनोनीत सदस्यों का विशेष प्रभाव था। यानी कि देखो भले हमने इन सदस्यों को ज्यादा कर दिया गैर सरकारी सदस्य, लेकिन आप इनमें भी तो देखो, इनमें भी तो एक प्रकार के मनोनीत थे 28 और बाकी ये सभी हैं, तो इन्हीं के पास मूल शक्तियां हैं। इसलिए कि फिर भी यानी कि ये एक्ट आने के बाद भी भारतीय इस एक्ट से भी संतुष्ट नहीं रहे और इसी के चलते फिर 1919 का एक्ट आया। ध्यान रखिए। तो इस केंद्रीय विधानमंडल में अशासकीय बहुमत जरूर बढ़ाया गया, परंतु शासकीय बहुमत उन्होंने सदस्य का ही विशेष प्रभाव बना रहा। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिशर्स केवल विमर्श को ही बढ़ाना चाहते थे, न कि प्रशासन में सहभागिता। देखो जो वो इस प्रकार का हम लोगों को शामिल करते जा रहे हैं, क्या वो चाहते हैं ब्रिटिश कि हम उनके साथ अपना देश स्वयं चलाएं या वो शासन प्रणाली में हम लोगों को असलियत में महत्व दें? ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे बस ये अपना भड़ास निकालते रहें, यानी कि विचार विमर्श करते रहें और बाकी असली शक्तियां ब्रिटिशर्स के पास ही थीं। तो यानी कि ब्रिटिशर्स केवल विमर्श को बढ़ाना चाहते थे, ना कि सत्ता में सहभागिता, यानी कि हम लोगों को शामिल करना, और ना ही वे प्रशासन में हमारी भूमिका चाहते थे। वो चाहते थे ये लोग अपना चिल्लाएं और अपनी भड़ास निकालें। ध्यान रखिएगा, ये चाहते थे। इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से परोक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ की गई। चूंकि ये निर्वाचन हो रहा है तो ये परोक्ष निर्वाचन आरंभ हो चुका है। अभी भी डायरेक्टली नहीं चुने जाते थे, लेकिन फिर भी परोक्ष निर्वाचन आरंभ हो गया, ऐसा आप यहां से देख सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार कुछ संघों व निकायों को
केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार दिया गया। देखो इससे पहले वाले में भी कहा था ऐसा कि कुछ संघों को केंद्रीय विधानमंडल में अब भेज सकती हैं, आज से अब इन्हें वायसराय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले क्या था कि मैंने बताया था कि विविध चेम्बर्स या जिला बोर्ड वगैरह या फिर मैंने विश्वविद्यालय चयन करके भेज सकते हैं, लेकिन वो चयन करके भेज सकते हैं, उसको शामिल करना है केंद्रीय विधानमंडल में या नहीं, इसका निर्णय 1919 के अधिनियम में 1892 के अधिनियम में कौन लेता था? वायसराय। लेकिन 1909 के अधिनियम में यह क्या प्रावधान कर दिया गया कि अब वायसराय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जो कि 1892 में होती थी। चलिए इसी को मैंने थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई, यानी कि अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आरंभ हो चुका है। ध्यान रखिए यहां से। इस अधिनियम द्वारा बजट पर वाद विवाद करने की भी अनुमति दे दी गई, जो कि वाद विवाद करने की तो पहले भी दे दी गई थी, पहले पूरक प्रश्न की नहीं दी थी, जो कि यहां प्रदान कर दी गई। यानी कि प्रश्न करने के साथ साथ पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं। पूरक प्रश्न क्या होता है ये आप लोग जान गए हैं। जैसे कि हमने पूछा कृषि के लिए कितना पैसा दिया, उन्होंने कहा 8,000। 8,000 क्यों दिया, लेकिन चाहिए तो 10,000 है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल परिषद की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया कि अब आप इसके साथ भी शामिल हो सकते हो, यानी कि कार्यकारी सदस्यों के साथ भी शामिल हो सकोगे। ध्यान रखिएगा। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारी के प्रथम भारतीय सदस्य थे, यानी कि उन्हें शामिल हो सकते थे वहां। तो ये सत्येंद्रनाथ सिन्हा का नाम पूछा जाता है कि कौन ऐसा भारतीय है जो पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में, इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको, जो ये है ना इसमें सम्मिलित किया गया। अभी तक जो सम्मिलित कर रहे थे वो इसमें कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो इनको किया गया कार्यकारिणी में नियुक्त, और इनका नाम था सत्येंद्रनाथ सिन्हा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय। इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में मिंटो ने मोरले को लिखा, यानी कि अब निर्वाचन जो इन्होंने दिया मुसलमान को, पृथक निर्वाचक या जमींदारों को दिया गया, तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण फल के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि मैंने देखो नाग के बीज को बो तो दिया है, इसका परिणाम क्या होगा? भीषण मिलेगा। यानी कि इन्हें लग रहा था इसका हमें अच्छा लाभ मिलेगा, यानी ब्रिटिशर्स को अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि उन्हें लाभ मिला ना मिला, भारत का विभाजन से जरूर हो गया, ठीक है ना। तो भारत को इसका दुष्परिणाम जरूर झेलना पड़ा, और यही वो चाहते थे, बस वो यहां थे नहीं। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम 2 भारतीय सदस्यों जैसे कि केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैंड में भारत परिषद में सम्मिलित कर दिया गया। तो जो भारत परिषद थी जिसका प्रमुख भारत सचिव था, उसमें 2 सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया, जिनमें से एक का नाम है केसी गुप्ता, दूसरे का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। हालांकि इस अधिनियम में सीमाएं भी थी कुछ कुछ, जैसे कि भारतीय सदस्य निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। जैसे कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि सदन की कार्यवाही चल रही है और कोई महत्वपूर्ण कार्य है, तो हम सदन की उस कार्यवाही को रोक करके जो महत्वपूर्ण कार्य है पहले उस पर चर्चा करेंगे, ऐसा स्थगन प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के हम निंदा कर सकते हैं, है ना, जो अंग्रेजों की, या फिर अविश्वास प्रस्ताव यानी कि सरकार गिराने के लिए या उनको हटाने के लिए, है ना। तो ये सभी नहीं थे उस समय, ध्यान रखिए। बजट पर हम बोल सकते थे, पूरक प्रश्न कर सकते थे, लेकिन बजट पर कटौती प्रस्ताव हम नहीं ला सकते थे। जैसे आज हम लोग कटौती प्रस्ताव बजट पर लाते हैं, तो ये कटौती प्रस्ताव भी हम इस अधिनियम में नहीं ला सकते थे।
मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। चूंकि मिंटो ही ने ये सांप्रदायिक निर्वाचन यहां से आरंभ कर दिया, तो इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहां इस अधिनियम की अन्य आलोचनाएं क्या हुई। इसकी आलोचनाएं भी हुई कि सांप्रदायिक निर्वाचन की आलोचना की गई, और ये हमने नहीं, वहां उनके स्वयं ब्रिटिशर्स कर रहे थे। लंदन में जो भारत राज्य सचिव चार्ल्स एचिंसन थे, उन्होंने भी इसकी आलोचना की और कहा, आलोचना की, फूट डालो राज करो की नींव यहां से डाली गई, और इसी प्रकार उन्होंने इस फूट डालो राज करो में वह समर्थ सक्षम भी रहे, ठीक है ना, और सक्षम वो रहे जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा, भारत पाकिस्तान विभाजन। इस अधिनियम द्वारा भी उत्तरदायी शासन के गठन का प्रयास नहीं किया गया। तो इस अधिनियम द्वारा भी उत्तरदायी शासन नहीं, यानी कि उत्तरदायी शासन यह है कि भाई हम भारतीयों को शासन व्यवस्था में शामिल कर रहे हैं और धीरे धीरे उनको यह शासन व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र एक सांत्वना थी, क्योंकि जन सहभागिता नहीं थी। इसमें जनता डायरेक्टली कुछ नहीं चुन रही थी, लोग प्रतिनिधियों के टाइप के चुने जा रहे थे। तो परोक्ष निर्वाचन था, लेकिन ये इससे भी कोई ज्यादा कारगर स्थिति हो नहीं रही थी। परिषद में प्रतिनिधित्व तो जरूर बढ़ाया गया, परंतु वायसराय के द्वारा इनके परामर्शों की अनदेखी का अधिकार भी बना रहा। यानी कि तुम परामर्श दो और चाहे वायसराय तो माने अथवा नहीं माने, तो भाई क्या मतलब का वो परामर्श जिसको कोई माने ना, यानी कि वो चाहे तो कितना अच्छा भी परामर्श हो लेकिन नहीं माने, तो इस प्रकार का यहां रखा गया। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं इस अधिनियम की। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे दो प्रकार के मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस टाइप से आप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम के प्रावधानों की चर्चा कीजिए कि क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, तथा यह भी स्पष्ट करें कि यह कैसे भारत विभाजन की नींव रखता है। चूंकि भारत विभाजन मूलतः हिंदू और मुस्लिम के विरोध के कारण ही हुआ, और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन यहीं से आरंभ हुआ। धीरे धीरे मुसलमानों को यह मालूम चलने लगा कि हमारी स्थिति भारत में बहुत कमजोर है, और इसलिए उन्होंने एक अलग देश बनाने की मांग की। ध्यान रखिए। ऐसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत परिषद अधिनियम द्वारा सुधार की जगह सांत्वना प्रदान की गई है ना, सुधार की जगह केवल मात्र सांत्वना प्रदान की गई। समालोचनात्मक टिप्पणी करें कि भाई इसने सुधार कुछ नहीं किया, केवल सांत्वना प्रदान की है, बाकी ये सब ऐसा ही है। तो थोड़ा सा आप इसको 1992 के अधिनियम से कर सकते हैं कि वहां जो था वो यहां भी वही है, बस थोड़ा सा यहां ज्यादा बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये मेंस के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1919 का अधिनियम। इससे पहले भी हम लोगों ने अधिनियम पढ़ लिए हैं, देख रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने पढ़ा है 1909 का अधिनियम, और अब पढ़ने वाले हैं हम 1919 का अधिनियम। देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम है। पहले यह देख लें कि ये क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्यों आने का पीछे मतलब पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए पहली बात तो यही है कि जो 1909 का अधिनियम आया था, इस 1909 के अधिनियम से लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि यहां कई सारी ऐसी चीजें रही कि ये सफल नहीं रहा। सफल तो वैसे भी नहीं होना था इसे, क्योंकि देखिए जिस मनसा से यह बनाए जा रहे थे, ये शासन को प्रदान करने के लिए नहीं, अपितु एक सांत्वना मात्र प्रदान करने के लिए यही सभी अधिनियम बनाए जा रहे थे। तो इनमें मूल सांत्वना प्रदान करना ही था, इसलिए असफल रहा। लेकिन उसके अलावा भी कई कारण रहे कि जिस कारण यह आया। जैसे कि क्या हुआ कि जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई यानी कि स्वराज के मांग हेतु होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल क्या है इसके बारे में डीप तो मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग चाहें तो जिसने इतिहास पढ़ लिया है इन सभी चीजों का रिवीजन कर सकते हैं। चूंकि ये सभी मुझे इतिहास में डीप में पढ़ाना है तो यहां नहीं बता रहा हूं। ऐसे ही लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है ना, लखनऊ समझौता, ठीक है ना, ये क्या है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुए समझौते को हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। ये भी 1906 में हो गया, यानी कि उन्होंने प्रयास जो किया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है इनको विभाजित कर दें, परंतु ये समझौता होना उनके उस सांप्रदाय फूट डालो और राज करो की नीति के विरुद्ध जा रहा था। तो उन्हें लगा फिर से कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आगे यह बना रहे।
तो इसको असफल करने के उद्देश्य से कांग्रेस के दो धड़ों का विलय हो गया था। यानी कि पहले जो 1906 में जो कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में हो गया था, अब वो जाकर के फिर से एक साथ आ गए और दोनों धड़ मिलकर के एक में आ गए। इसके अलावा क्या हुआ कि जो 8 अगस्त घोषणा भी की गई, यानी कि 20 अगस्त 1917 को, चूंकि आपने इस अधिनियम का नाम देखा हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव था जो कि उस समय बना। तो जब वो बना तभी उसने ये घोषणा की कि हम क्या करेंगे, एक उत्तरदायी शासन प्रदान करेंगे। तो इसको हम अगस्त घोषणा कहते हैं। देखिए अगस्त घोषणा अगस्त प्रस्ताव में अंतर है, तो यहाँ घोषणा शब्द याद रखना है कि ये अगस्त घोषणा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखा और इसके मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर और ऐसे इन सभी के आधार पर, और ये आपने देख ही लिया कि 1909 का जो अधिनियम है उसकी असफलता के प्रति जो असंतोष था, इन सभी के चलते क्या हुआ, यह एक लाया गया, यानी कि एक सांत्वना प्रदान करने या फिर सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया। इसका नाम भी बार बार पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम का नाम क्या था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव थे और ये चेम्सफोर्ड वायसराय थे, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखा गया। आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस पृष्ठभूमि में यह अधिनियम आया, इन सभी पृष्ठभूमियों में यह अधिनियम आया। अब देखिए आगे चलते हैं, अब क्या क्या इसमें प्रावधान रहे, तो उन्हीं सभी को एक एक करके देखेंगे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम, अब देखते हैं शासन व्यवस्था में इस अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए। तो इस अधिनियम में प्रथम बार स्पष्ट रूप से उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए अभी तक हम लोगों की जो मांग थी उनसे कि उत्तरदायी शासन चाहिए, मुझे उत्तरदायी शासन चाहिए, तो इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में उन्होंने पहली बार उत्तरदायी शासन इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, वर्ष 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है, और जो अगला अधिनियम आएगा उसमें हम इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। उसने ध्यान रखा भी, और 1919 का जो अधिनियम आया उसमें उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि असलियत में ऐसा कुछ सुधार देखा नहीं गया, आपको बताएं। चलिए अब देखिए केंद्रीय व्यवस्था में क्या हुआ। चूंकि केंद्रीय विधानमंडल, दो प्रकार की सरकारें आप जानते हैं, एक तो जानते हैं राज्य सरकार या फिर जिसे प्रांत कहते हैं आप, जैसे कि मध्य प्रदेश प्रांत है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। उस समय नहीं था, उस समय दूसरा ही था सिस्टम, और उस समय आप बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, इन सभी को प्रांत कहते ही थे। आगे क्या हुआ, एक केंद्र सरकार होती थी। ठीक है, तो ये केंद्रीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ उसकी बात हम यहां कर रहे हैं कि केंद्र स्तर पर क्या हुआ बदलाव, क्या किया गया बदलाव। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय स्तर पर भी द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ हुई। द्विसदन का मतलब क्या होता है, देखिए द्विसदन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विसदन का मतलब होता है एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, इस टाइप से कि एक विमर्शीय निकाय होगा, यानी कि स्थायी निकाय होगा, एक अस्थायी होगा, इस टाइप से। ठीक है ना, तो ये होते हैं कि द्विसदनीय विधायिका, यानी कि लोग, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा यह द्विसदन है। ठीक है ना, तो ऐसे ही द्विसदनीय व्यवस्था वहां केंद्र में आरंभ हुई। अब मैं थोड़ा सा ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि आज की राज्यसभा और उस समय की लोकसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा जैसे आज है वैसे उस समय हूबहू नहीं थे, थोड़ा अंतर था। इनका नाम भी यह नहीं था राज्यसभा लोकसभा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ ये कहना स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि द्विसदनीय का मतलब क्या क्या। तो आपको अभी आगे बताते हैं वो द्विसदन क्या क्या थे, उनके नाम क्या थे, तो उनको भी आप देख लें, क्योंकि वहां राज्यसभा और लोकसभा इसका नाम नहीं था, ध्यान रखिए। द्विसदनीय विधायिका को क्या कहते थे, जैसे आज राज्यसभा कहते हो, उसी उस समय राज्य परिषद कहते थे। ठीक है, और आज आप जिसे लोकसभा कहते हो उस समय से केंद्रीय विधानसभा कहते थे, केंद्रीय विधानसभा। तो इसे कहते हैं द्विसदनीय विधायिका। अब इसमें सदस्य कैसे क्या निर्वाचित होते थे, कैसे क्या जाते थे, वो मैं यहां बता रहा हूं। तो 104 सदस्य निर्वाचित हुए थे केंद्रीय विधानसभा में, और 41 सदस्य मनोनीत होते हैं। आज आप लोकसभा में देखें तो मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो भी अब खत्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ
ये भी नहीं हो रहा है, तो अब लोकसभा में मनोनीत हम नहीं करते हैं। राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को हम मनोनीत करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस समय क्या हो रहा था, निर्वाचित 34 सदस्य थे और मनोनीत 26 सदस्य थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि उस समय भी क्या धीरे धीरे राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद यानी कि द्विसदन आरंभ हो चुके हैं। यहां ध्यान रखिए, केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य विधानसभा दोनों को शक्तियां प्राप्त थी, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद को, राज्य विधान परिषद को, दोनों को शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन बजट पर अंतिम स्वीकृति केंद्रीय विधानसभा के पास थी। यानी कि जैसे आज लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा बजट इत्यादि पर विशेष वो रखती है ना, महत्व रखती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चूंकि धन विधेयक पर लोकसभा का ही विशेषाधिकार है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां भी केंद्रीय विधान परिषद का, विधानसभा का जो है वह बजट पर क्या दिखाई दे रहा है, प्रभाव दिखाई दे रहा है, या फिर विशेष अधिकार आप कह सकते हैं। केंद्रीय विधानसभा संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती थी, यानी कि जो ये केंद्रीय विधान सभा है, यह उस समय संपूर्ण देश के लिए क्या नीतियां होंगी, क्या कानून होंगे, वह सभी बनाने का कार्य करती थी या बना सकती थी, ऐसा। चलिए आगे, तो आपको यह समझ में आया होगा कि केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय किया गया। क्या किया गया? द्विसदनीय किया गया। इसके अलावा यह भी आपको मालूम है कि यहाँ राज्य परिषद भी थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, और केंद्रीय विधान परिषद को संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार था, बजट पर विशेषाधिकार था, ये ध्यान रखिए। आगे और भी क्या हुआ, अब देखते हैं प्रांतीय स्तर व्यवस्था में क्या इसमें परिवर्तन किया गया, क्या रहा। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता भी यह थी कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। द्वैध शासन की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये बार बार प्रीलिम्स में आता है। बस यहाँ प्रश्न यह है कि द्वैध शासन होता क्या है सर। देखिए, द्वैध शासन का मतलब होता है कि शासन के विषयों को जब हम दो वर्गों में बांट दें, विषयों को दो वर्गों में बांट दिया। यूपीएससी में आया है कि इसका अर्थ क्या है असलियत में। तो विषयों को हम जब दो वर्गों में बांट दें ऐसे बस, तो उसको कहते हैं हम द्वैध शासन। द्विसदन और द्वैध शासन में अंतर है। द्वैध शासन विषयों का वर्गीकरण है दो वर्गों में। जैसे कि यह आशय यह है कि विषय शासन के विषयों को दो वर्गों में बांटा गया, एक तो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो देखो, विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषय ऐसे विषय जो कि महत्वपूर्ण विषय थे, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय थे, और उसको पर जो अधिकार रखा गया वो ब्रिटिशर्स ने स्वयं के पास रखी, यानी कि आरक्षित करके उन विषयों को अपने पास रखा। क्योंकि महत्वपूर्ण विषय यदि भारतीयों को दे दिए गए तो अंग्रेजों की सत्ता कैसे चलेगी, अंग्रेज अपनी कैसे मनमानी कर पाएंगे, ठीक है, कैसे यहाँ के धन का दोहन कर पाएंगे, इन सभी पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। इस उद्देश्य से कुछ विषय उन्होंने आरक्षित रखे और कुछ हस्तांतरित कर दिए कि भाई जिस पर आप लोग कानून बना सकते हो। यानी कि जो भारतीय जनमानस के द्वारा जो चयनित या मनोनीत लोग जो विधानसभा या फिर आप राज्य परिषद में जो भी सम्मिलित थे वो कानून बना सकते थे हस्तांतरित विषयों पर। अब कुछ आपके यूपीएससी में यह भी पूछा गया कि कौन कौन से विषय हस्तांतरित थे और कौन कौन से आरक्षित थे। तो देखो, ये विषयों को भी थोड़ा सा जान करके रखना है। जैसे कि पुलिस हुआ, ठीक है ना, पुलिस हुआ, पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, यानी कि लोक व्यवस्था को में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही राजस्व की, पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे, सर्वे गुणाः कांचनमा श्रयन्ति, है ना, धनैर निष्कुलीना कुलीना भवन्ति धनैरापदम मानवा निस्तरन्ति धनर्व्यापरो मंदो नास्ति लोके धनान्यर्जयध्वम धनान्यर्जयध्वम। यानी कि पैसा सब कुछ होता है आप लोग, इसलिए मैंने इस लोग बोला कि आप ध्यान रखो कि पैसा कोई नहीं दे सकता है। तो ये आरक्षित विषयों में उन्होंने राजस्व को रखा, पैसे को रखा, पुलिस को रखा, क्योंकि ये पुलिस क्या करती है कि यही तो एक है जिसके माध्यम से हम किसी को दबाव डाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो अपन ने देखा राजस्व, वित्त देखा। इसके बाद आप यहां ध्यान रखो कि औद्योगिक विवाद हुए, छोटे बंदरगाह हुए, कारखाना हुए, बिजली हुई, भूमि का कर हुआ, सिंचाई हुई, ये सभी चीजें इनके पास थी।
तो इसका प्रयोग कौन कैसे करता था? तो इसका गवर्नर के द्वारा अपनी परिषद की सलाह पर किया जाता था, यानी कि जो गवर्नर परिषद थी उसकी सलाह पर। यानी कि गवर्नर परिषद का मतलब आप ऐसा मान सकते हैं आज के समय में कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, तो मोदी जी यदि कोई फैसला ले रहे हैं तो आज के समय के मोदी जी को आप मान लीजिए वायसराय, तो मोदी जी मान लो कोई फैसला ले रहे हैं तो केवल अपनी कैबिनेट से ही थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है ना, या नहीं भी करके खुद ही अपन बिना बात किए हुए भी फैसला मोदी जी ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ वायसराय स्वयं इन आरक्षित विषयों पर या तो अपनी परिषद से सलाह ले सकता था, कार्य कर सकता था, या फिर खुद ही कर सकता था, वो इस टाइप से ध्यान रखिएगा। अब हस्तांतरित विषय इस प्रकार के थे, जैसे स्वास्थ्य हुआ, भाई स्वास्थ्य, शिक्षा हुआ, धार्मिक प्रबंधन हुआ, कृषि विभाग हुआ, स्थानीय स्वशासन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन और कृषि, ये याद रखो, बहुत काम आपका चल जाएगा। चिकित्सा सहायता, ये सभी क्या थे, इस पर भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य किया जाता था, यानी कि भारतीय लोग इस पर कार्य कर सकते थे, चूंकि ये आरक्षित विषय ना होकर के हस्तांतरित विषय थे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा प्रांतीय प्रशासन में क्या किया गया, द्वैध शासन आरंभ किया गया। द्वैध शासन का मतलब ये कि शासन के विषयों को दो वर्गों में बांटा गया। वो दो वर्ग क्या होते हैं, एक तो हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर भारतीय लोग कानून बना सकते थे, यानी कि जो भारतीय मंत्री इनके जो राज्य परिषद या केंद्रीय विधान परिषद में सम्मिलित थे वो, ठीक है ना। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सलाह से बना सकता था, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों ने अभी इसको प्रांतीय व्यवस्था में देखा। अब देखते हैं 1919 का जो ये एक्ट रहा, इसका निर्वाचन के संबंध में क्या विशेष प्रावधान रहे, निर्वाचन के संदर्भ में इसके क्या विशेष प्रावधान रहे, इनको हम लोग समझेंगे। देखो मित्रों, इस अधिनियम द्वारा प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो अभी तक हम लोगों ने समझा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कहां से स्टार्ट हुआ, 1919 के अधिनियम से, ये ध्यान रखो। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आप कब से कहेंगे, तो आप 1909 के अधिनियम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे, और 1919 के अधिनियम से आप प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। परंतु महिलाओं को इसमें भी शामिल नहीं किया गया। यदि आपको इस एक्ट की आलोचना करनी है तब ये पॉइंट आप प्रयोग कर सकते हैं कि देखो, प्रत्यक्ष तो निर्वाचन आरंभ किया गया लेकिन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। साथ ही एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मतदान सिर्फ वही कर सकते थे जो कि 750 रुपए सालाना भू राजस्व प्रदान करते हो, यानी कि या तो आप भू राजस्व प्रदान करते हो या फिर सालाना आपकी न्यूनतम आय 10,000 रुपए हो, ठीक है ना। या फिर अभिप्राय यह है कि मतदान संपत्ति के आधार पर या कर के आधार पर या शिक्षा इत्यादि के आधार पर आप कर सकते थे। तो ये यहां प्रावधान रखा गया, यानी कि मतदान का तो निर्वाचन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन तो आरंभ हो गया, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन था इसकी प्रणाली में विस्तार कर दिया गया, ठीक है ना, और विस्तारित किया गया। और क्या किया गया कि पहले तो केवल ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुसलमानों को यानी कि इस्लाम वालों को ही केवल दिया था, अब सिखों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया, ईसाइयों को यानी कि जो भारतीय ईसाई उनके लिए, आंग्ल भारतीय को दे दिया, और यूरोपियों के लिए भी कर दिया। तो इस एक्ट के माध्यम से और भी विस्तारीकरण किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन का, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ा गया, ध्यान रखिए। तो ये महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखा यहां निर्वाचन के संदर्भ में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि 1919 का जो अधिनियम रहा उसका बजट में क्या रहा। ऐसा मैं वर्गीकरण करके इसलिए पढ़ा रहा हूं कि केंद्रीय प्रशासन में क्या रहा, फिर प्रांतीय प्रशासन में क्या रहा, फिर बजट में क्या रहा, फिर सिविल सेवा में क्या रहा। ऐसा इसलिए चूंकि आप बेहतर ढंग से इस चीजों को लिख पाए, और पेपर में यदि पूछ ले कि भारत जो ये 1919 का अधिनियम है इसकी विशेषताएं बताइए, तो आप क्रम से इन चारों पांचों भागों में वर्गीकृत करके बेहतर ढंग से आप पेपर में भी लिख सके। चलिए, तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया गया, यानी कि केंद्रीय बजट भिन्न होगा और प्रांतीय बजट भिन्न होगा। तो ये क्वेश्चन कई जगह पूछा है कि किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से भिन्न कर दिया गया, तो आपको कहना है कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से भिन्न कर दिया गया। अभी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो उनको भी देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं सिविल सेवा में क्या रहा। इस अधिनियम ने लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया कि अब हम लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे, ठीक है ना। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ली आयोग की
भी बैठाया गया और ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना, क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना, सेंट्रल सर्विस कमीशन, है ना, ये आरंभ किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग आरंभ किया गया। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ये आरंभ किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, तो हम लोगों ने सिविल सेवा में देखा, निर्वाचन में देखा, प्रांतीय व्यवस्था में देखा, ये केंद्रीय व्यवस्था में देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं अन्य प्रावधान भी क्या रहे इसके महत्वपूर्ण, जो आपको देखना है और इंपॉर्टेंट है कि भारत के सचिव को यह भी अधिकार दिया गया कि वह नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक को भी नियुक्त कर सकता है, यानी कि पद बना सकता है। भारतीय अनुच्छेद, अभी संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग का उल्लेख है, इसमें इसके कार्य, ठीक है ना, अनुच्छेद 148 में तो भारत कैग का उल्लेख है, फिर इसके कर्तव्यों का उल्लेख 149 में है ना, तो ये सभी चीजें इसका अभी पद है। तो कैग का उल्लेख यहाँ 1919 के अधिनियम से दिखता है। ध्यान रखिएगा, एक बात मैं और यहाँ बताना भूल गया, हालांकि स्पष्टीकरण के लिए फिर से बता दूं कि सिविल सेवा का जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया वो 1919 के अधिनियम से नहीं लिया गया, उसको लिया गया 1935 के अधिनियम से। तो आपसे पूछे कि जो भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के जो विचार को स्वीकार किया गया वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो आपको 1935 का अधिनियम का नाम बोलना है, ध्यान रखिएगा, ना कि 1919 का। आगे चलते हैं। तो हमने यहां देखा कि मांटेगू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा, चूंकि ये एक उदार टाइप की चीज थी, क्योंकि इसमें और सारी चीजों को किया गया, है ना। हालांकि द्वैध शासन के जन्मदाता लिथोनेल कार्टिस थे, यानी कि लिथोनेल कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता थे, यानी कि इनका मानना यह था कि हम शासन व्यवस्था के जो क्या रहे कि दोनों वर्गों में क्या करते हैं कि हम दो वर्गों में शासन व्यवस्था के विषयों को बांट दें, जिससे कि ढंग से कार्य चल सकता है कि कुछ विषय हस्तांतरित, कुछ आरक्षित। आज भी इस मॉडल के आधार पर विषयों को वर्गीकृत किया गया, हालांकि इस तरीके से तो नहीं किया गया है, लेकिन हमने वर्गीकृत किया है। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं कि 1919 के अधिनियम की क्या आलोचनाएं हैं, चूंकि मेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी आलोचनाएं भी आपको करनी पड़ेंगी। आलोचना यह है कि विषयों का अस्पष्ट विभाजन था, यानी कि 1927 में आए साइमन कमीशन ने इसकी आलोचना की, क्योंकि साइमन कमीशन जो उन्हीं के द्वारा भेजा गया उसने भी इस 1919 के अधिनियम की आलोचना की। देखो, उन्हीं के तर्कों से उन्हीं को मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि इसने 1919 के विषयों का अस्पष्ट विभाजन था। कौन से विषयों का? जिन्होंने हस्तांतरित और आरक्षित विषय किए हैं। आप खुद सोचो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कृषि जो था वो इन्होंने हस्तांतरित किया और जो सिंचाई था वो आरक्षित कर लिया। अब कृषि करवा दीजिए लेकिन सिंचाई की व्यवस्था मत करिए, फिर देखिए क्या होगा, ठीक है ना, तो कृषि खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप से विषयों का अस्पष्ट विभाजन था। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी कि सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी इसमें क्या किया गया, दिया गया। तो यह भी एक आलोचनात्मक पक्ष ही है कि सांप्रदायिक प्रणाली को बढ़ावा दिया इन लोगों ने। इसके अलावा विषयों का अतिच्छादन था, यानी कि कृषि हस्तांतरित था तो सिंचाई था, यानी कि घाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, कैसे किस हिसाब से लॉजिक लगा रहे हो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्यान रखिए, विषयों का बंटवारा जरूरी किया, परंतु वास्तविक स्थिति में केंद्र के विवेक पर निर्भरता बनी रही, यानी कि केंद्र के आधार पर ही शासन चला रहा। वो तो के विषयों का भले प्रांतियों के लिए हस्तांतरित और आरक्षित हो गए, लेकिन केंद्र के आधार पर ही ये सब चलता रहा। तो वस्तुतः यह जो किया गया यह हूबहू या फिर व्यवहारिक स्वरूप में परिणित नहीं हो सका। गांधी जी सहित कई अग्रणी जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने भी इस अधिनियम की आलोचना की और यह भी मना किया था कि भाई चुनाव में मत जाइए, चुनाव में शामिल मत होइए। हालांकि भारतीय लोग 1922 या 23 के 1922 और 23 के जो चुनाव हुए उनमें सम्मिलित होने की लिए कुछ कांग्रेसी सम्मिलित उस समय हुए थे, कुछ लोग शामिल नहीं हुए थे, तो ये ध्यान रखिएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह ने कहा इस अधिनियम के बारे में, कहा कि यह अधिनियम निराशाजनक व असंतोषप्रद है, यानी कि अच्छा नहीं है। तो ये तर्क है कि उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया थी इस अधिनियम के बाद, तो यही थी कि भाई ये निराशाजनक है और असंतोषप्रद है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि इस अधिनियम द्वारा सुधार नहीं किया गया, बल्कि बंधन करने के, हम लोगों को बंधन बनाने के नवीन तरीके गढ़े गए हैं कि नए तरीके से हम कैसे करें, जैसे कि हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को बना करके उन्होंने ऐसा किया, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग करके। तो ये वस्तुतः अच्छे या बेहतर ढंग से ऐसा नहीं था कि जो व्यवहारिक परिणत हो सके, इसलिए इसकी आलोचना की गई। तो इन तर्कों को देकर के इनकी आलोचना कर सकती हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक देखा कि 1919 का अधिनियम क्या रहा, इसके बारे में हम एक बार और थोड़ा सा देखते हैं कि 1919 अधिनियम के सबसे पहले हमने ये देखा कि पृष्ठभूमि किस आधार पर यह आया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके महत्वपूर्ण क्या रहे, केंद्रीय प्रशासन की दृष्टि से, प्रांतीय प्रशासन की दृष्टि से क्या पॉइंट रहे, फिर हम लोगों ने देखा निर्वाचन की दृष्टि से क्या पॉइंट रहे, फिर हम लोगों ने देखा बजट या सिविल सेवा के आधार पर क्या रहे। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के बाद समझा हम लोगों ने कि इसकी आलोचनाएं क्या है, और आलोचना होने के बाद अब हम लोग एक नया पढ़े 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, और अध्ययन करने वाले हैं 1935 के अधिनियम का। अब इसमें देखेंगे कि 1900 अधिनियम आने के पीछे पृष्ठभूमि क्या रही, यानी कि किस कारण यह अधिनियम लाया गया और इसमें क्या रहा। तो पहली बात आप देख ही रहे हैं कि अभी क्या कहा जा रहा है कि जो 1919 का अधिनियम है ये असंतोषप्रद है और इसमें विषयों का विभाजन ठीक से नहीं बांटा गया है। यानी कि आपको बताऊं, द्वैध शासन इन्होंने जो लाना चाहा वो द्वैध शासन की व्यवस्था असफल रही। क्या रही? असफल रही द्वैध शासन की व्यवस्था, यानी कि विषयों को जो प्रांतीय स्तर पर बांटा गया वो ठीक नहीं था। इस तो वो रहा एक, तो है ना। अब इसके अलावा भी क्या रहे कि जो 1920 का जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है ना, इसके माध्यम से, यानी कि असहयोग आंदोलन का भी प्रभाव था। तो उसके कारण ऐसे ही साइमन कमीशन का जो भी प्रभाव था, उन्होंने कहा कि भाई नया लाना है, ये सब चीजें ठीक नहीं है, इसका भी मानना। नेहरू रिपोर्ट आया, जिन्ना की 14 सूत्री मांग है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन है। इन सभी के कारण ये 1935 का कम्युनल अवार्ड है, इन सभी के कारण 1935 का भारत परिषद अधिनियम आया। और इन सभी के कारण चूंकि क्या होता था, सरकार पर दबाव बनता था, भाई ऐसा करिए वरना हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम सरकार के विरुद्ध हड़ताल करेंगे, सरकार के प्रतिबंधी का ऐलान करेंगे। इस प्रकार के किए जाते थे। तो सरकार क्या करती थी, इन्हें सांत्वना प्रदान करती थी, चिंता मत करो, हम आपके लिए आंदोलन, आपके लिए एक अधिनियम ला रहे हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को क्या किया जाएगा, स्वशासन प्रदान किया जाएगा। हालांकि ऐसा वो मूर्ख बनाते रहे और हम लोग बनते रहे। चलिए अब देखो महत्वपूर्ण क्या प्रावधान किए गए वो मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। तो महत्वपूर्ण प्रावधान पहले इस चार्ट को समझ लें कि केंद्रीय विधानमंडल में क्या प्रदान की बदलाव किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में क्या बदलाव किया गया, देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 चीजें रही। एक तो हो गया राज्य परिषद, जिसे आप राज्यसभा कहें, एक कहेंगे संघीय सभा। अब देखो उसका जो संघीय विधानसभा था उसका नाम संघीय सभा हो गया, राज्य परिषद। तो संघीय विधानसभा में या संघीय सभा में सीधे निर्वाचन से 250 सदस्य चुने गए और रजवाड़ों से 125 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। टोटल 375 जो सदस्य हुए। ऐसे ही राज्यसभा में क्या किया गया कि स्थायी सदन हो गया एक, तो ये तो देखो राज्यसभा जैसे आज भी स्थायी, ऐसे ही इसको भी स्थायी बना दिया गया। और 1/3 सदस्य 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हो गए। 1/3 सदस्य 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हो गए। मैं आप लोगों से बताता हूं, कमेंट में बताइए कि आज जो हमारी राज्यसभा है इसमें सदस्य जो है वो कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अब हम आपसे राज्य परिषद के बारे में पूछते हैं। सीधे निर्वाचन 156 लोगों का किया गया, रजवाड़ों द्वारा मनोनीत 104 सदस्य थे। तो राज्य परिषद की स्थिति भी यही है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब केंद्रीय सरकार के स्तर पर क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि ये तो हमने देखा विधान परिषद में परिवर्तन क्या हुए, कैसे क्या रहे। अब देखो यहां तो आपने देखा कि 1919 में, 1935 में, 1909 में, इन सभी में क्रमिक रूप से 1909, 19 और 35 क्रमिक रूप से संख्या बढ़ाई जा रही है विधायिका में, ये तो कंफर्म है। इस सरकार इसमें क्या किया गया,
इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म कर दिया, यानी कि विषयों का जो दो वर्गों में हस्तांतरित और आरक्षित में वर्गीकरण था वो खत्म कर दिया गया। ये पेपर में पूछा जाएगा कि ब्रिटिश प्रांतों से द्वैध शासन लागू कब किया गया, तो आपको कहना है 1919 में, और खत्म कब किया गया तो 1935 में। पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन कब किया गया आरंभ, तो 1935 में। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन में इसे लागू कर दिया गया, यानी कि अब 1935 के अधिनियम से यह रहा कि जो कि यह था कि भाई जो केंद्रीय प्रशासन में द्वैध शासन लागू किया गया, ध्यान रखिए। अब आगे तो यानी कि अब फिर एक बात और मैं यहां बताऊंगा आपको कि व्यवहारिक रूप में ये कभी लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका व्यवहारिक में इसलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि इसका विरोध होता रहा, तो विरोध के कारण यह कभी भी व्यवहारिक स्तर पर नहीं आया। लेकिन यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय प्रशासन में द्वैध शासन 1935 के एक्ट से लागू हुआ। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। देखिए आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय पूर्व जैसे ही हैं, देख लीजिए आप। जैसे प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा के बारे में जो भी हो वो क्या किया जाएगा, आरक्षित कर लिया जाएगा। विदेश मामला हो वो भी आरक्षित कर लिया गया। धार्मिक विषयों को आरक्षित कर लिया गया। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों को भी आरंभ कर लिया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। और हस्तांतरित विषयों में क्या किया गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सुशासन और कृषि, ये चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हस्तांतरित विषयों में। ये यहां भी थे और पहले में थी, ये हस्तांतरित करके दिए। अच्छा सर, आरक्षित करने का क्या मतलब है? क्या होता है आरक्षित कर दो किसी विषय को, तो उस पर भाई केवल मतलब ब्रिटिश से ही कानून बना सकते हैं, यानी कि वो भी अपनी परिषद की सलाह से बना सकते हैं। वो हस्तांतरित विषय क्या थे सर? तो हस्तांतरित विषय वह थे जिस पर भारतीय लोगों या जो भारतीय विधान परिषद के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से जो सदस्य चुन के जाते थे वो इस पर कानून बना सकते थे। देखो वायसराय व उसकी परिषद के द्वारा बनाया जाते थे कानून, ठीक है। भारत राज्य द्वारा ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि वायसराय व उसकी मंत्री परिषद यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। तो क्या होगी, जो ये कहा जाता था कि वायसराय व उसकी जो मंत्री परिषद होगी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा के प्रति वायसराय व उसकी मंत्री परिषद उत्तरदायी रहेगी। ये प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किए गए, ध्यान रखो। वायसराय को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब ये कि वायसराय चाहे तो आरक्षित विषयों पर आरक्षित विषयों पर जो चाहे वैसे व्यक्तिगत निर्णय दे सकता है, यानी कि उसको कोई दबाव नहीं होगा, उसे किसी की मर्जी से शासन नहीं करना होगा, वो स्वयं भी कुछ चाहे तो कुछ निर्णय महत्वपूर्ण विशेष परिस्थिति में ले सकता है। ये यानी कि विशेष अधिकार उसे प्रदान किया गया। वायसराय की निम्न प्रकार की भूमिकाओं में कार्य करना होता था कि निर्वाचित मंत्रियों से परामर्श करे, मनोनीत सलाहकारों से परामर्श करे या अपने स्वविवेक या विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत निर्णय ले। तो इसे जो भी करना होता था वो स्वविवेक या विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत कर देता था। तो आप चाहे निर्वाचित मंत्री बने रहिए या मनोनीत सलाहकार बने रहिए, तो ये अब मानेगा तो जो इसे ठीक लगेगा वही ना। चलिए आगे है कि विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत उसे ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार था, यानी कि वो चाहे तो स्वतंत्र निर्णय ले सकता था अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ब्रिटिश सम्राट के लिए। तो ये उसे ऐसा अधिकार यानी कि विशेष अधिकार यहाँ इसे प्रदान किया गया कि वो अपना ऐसा कार्य चाहे उसे लगता है तो वो कर सकता है। स्वविवेक से निम्नलिखित विषयों में निर्णय ले सकता था वो, यानी कि जैसे कि विदेश हो, संचार हो, रक्षा हो, मामला हो, आपराधिक मामला हो, राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या फिर अल्पसंख्यकों के कल्याण का मामला हो, इन सभी में वो स्वविवेक से क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा को संरक्षित करने के लिए किसी अन्य मामले में, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करने को संरक्षित करने के लिए किसी अन्य विषय के मामले में ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। अब देखिए प्रांतीय विधानमंडल में क्या हुआ
कि प्रांतीय विधानमंडल में इस अधिनियम के अंतर्गत 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। यानी कि अब प्रांतों को भी द्विसदनीय, एक तो विधान परिषद ऊपरी सदन और एक विधानसभा निचला सदन। इसे आज आप कहते हैं विधानसभा, आज भी विधानसभा ही कहते हैं, और इसे भी आप विधान परिषद ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास संयुक्त प्रांत और असम, असम संयुक्त प्रांत, मद्रास, बॉम्बे, बिहार और बंगाल, इन्हें क्या किया गया, ये सदन बनाया गया। यानी कि अब यहां इन्हें प्रांत बना दिया गया, तो 6 प्रांतों को बनाया गया। और द्विसदनीय व्यवस्था प्रांतों में भी रही। देखो, द्वैध शासन हटाया है प्रांतों से और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, लेकिन द्विसदनीय दोनों जगह है। अभी ध्यान रखिए, प्रांतीय प्रशासन में परिवर्तन क्या किए गए, तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त। यानी कि जो प्रांतों में 1919 में जो हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को किया गया था भिन्न भिन्न, वह यहां समाप्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अर्थात प्रथम बार प्रांतों के विषयों का विभाजन के अंतर्गत कुछ विषय प्राप्त किए गए। चलिए, अर्थात प्रथम बार प्रांतीय विषयों को विभाजन के अंतर्गत कुछ विषय प्राप्त हुए। यानी कि प्रथम बार प्रांतों को विषय विभाजन करके सत्ता विभाजन के अंतर्गत कुछ विषय प्राप्त हो गए। यानी कि अब प्रांत भी क्या कर सकते हैं, कुछ निर्णय ले सकते हैं, ध्यान रखिए। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार अंततः प्रांतों को दे दिया गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए कि यहां से प्रांतों को भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया। यानी कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों को भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को है, आज भी प्रांतों को है, आपको मालूम है। उन पर से केंद्र के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। पहले भी प्राप्त था, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले केंद्र का नियंत्रण रहता था, अब केंद्र के भी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। केंद्र का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर रहेगा, लेकिन प्रांतीय स्तरों को स्वतंत्र कर दिया गया, स्वायत्त बनाने का प्रयास किया गया। यहां से ध्यान रखिए। आगे के ब्रिटिश प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। यानी कि वो भारत, ना कि वो गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। तो ये लोग गवर्नर, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के जो गवर्नर होते थे, वे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के प्रति वो रहते थे उत्तरदायी, न कि गवर्नर जनरल के प्रति रहते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और भी इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जैसे न्यायालय के संबंध में, तो वो देखते हैं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो आज का है वो कहाँ है, तो यही है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो एक न्यायाधीश बनाए गए और अन्य 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे उस समय। आज आप ये बताइए मुझे कमेंट करके, जिनको मालूम हो कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं मैं बता सकता हूं, लेकिन अब एक बार इस बात सर्च करिए कि कितने न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में, है ना। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, 34 न्यायाधीश होते हैं। आप एक बार देखिएगा ये सर्च करके सही है या गलत है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। यानी कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय बना यहाँ, इसके विरुद्ध यदि कोई बात है, यानी कि इसकी बात से हम संतुष्ट नहीं है, तो कहां जाएंगे, तो आप प्रीवी काउंसिल जा सकते हैं। ये वाली बात किया गया यहाँ प्रावधान, ठीक है ना। जैसे आज हाई कोर्ट के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वैसे ही यहाँ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी कहा जा सकते थे, प्रीवी काउंसिल में। संघीय न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय अधिकार दिए गए, परामर्शदात्री अधिकार दिए गए और क्षेत्राधिकार, यानी कि अपीलीय, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री, ये तीनों किए गए। आगे चलते हैं। संघीय न्यायालय 6 दिसंबर 1933 से इसने कार्य आरंभ कर दिया, है ना, और 27 जनवरी 19
1950 तक ये अस्तित्व में रहा। इसके बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया, और जो आज जो कार्य कर रहा है वो भारत का यही उच्च न्यायालय कार्य कर रहा है। तो देखो इसी को बदल करके, यानी कि उसको समाप्त करके हमने इस न्यायालय की स्थापना कर दी। ध्यान रखिएगा, संघीय न्यायालय भारत के न्यायिक सोपान में दूसरे नंबर का उच्च न्यायालय था, यानी कि उस समय जो ये संघीय न्यायालय था वो दूसरे नंबर का था। अब तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय प्रथम स्तर पर है, यानी कि दूसरे स्तर पर फिर उच्च न्यायालय और तीसरे स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें आप जिला न्यायालय इत्यादि भी कहते हैं। चलिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवी काउंसिल का अपीलीय अधिकारता थी और आज अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। सितंबर 1949 में संविधान सभा ने प्रीवी काउंसिल की भारत में अधिकारता को समाप्त कर दिया कि अब प्रीवी काउंसिल की भारत में अधिकारता नहीं रहेगी, भारत में जो रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा। यहां एक बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई इस अधिनियम के माध्यम से, द्वारा मुद्रा व साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। तो मुद्रा को, यानी कि मौद्रिक नीति को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, इसके लिए आरबीआई का गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 से हुई और यह 1 अप्रैल 1935 से अस्तित्व में आया और कार्य करना आरंभ किया। अब देखो यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना में क्या इसका महत्व रहा, क्या बदलाव रहा, इसके द्वारा क्या किया गया कि देखो पहले तो ये कि लोक सेवा यूपीएससी बना सकते हैं, लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। यहां क्या हुआ कि फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं, यानी कि प्रांतीय सेवाओं के लिए हम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बना सकते हैं, मिलकर के बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अभी केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी है, ठीक है, तो ये 1926 में प्राप्त, मतलब 1919 के अधिनियम से प्राप्त हो चुका था कि आप केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा का निर्माण कर सकते हैं। तो यूपीएससी जैसे आज है, राज्य के स्तर पर यानी कि एमपीपीएससी जैसे मध्य प्रदेश के स्तर पर है, यूपीपीसीएस, ठीक है, तो ये राज्य लोक सेवा, तो ये हो गया, यानी कि ये राज्य स्तर पर भी बना सकते हैं। ये भी प्रावधान किया गया कि 2 राज्य एक साथ मिलकर के भी बना सकते हैं, जिसे आप कहेंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, ध्यान रखिएगा। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कह सकते हैं। तो ये यानी कि इस प्रकार का यहां ये किया गया, तो ये यहां ध्यान रखना है। प्रांतीय सेवाओं और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना करने का प्रावधान किया। अभी मैंने जो बताया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संयुक्त लोक सेवा ही है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोक सेवा आयोग के बारे में क्या किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्या किया गया, न्यायालय की स्थापना किया, और ये न्यायालय था ये प्रीवी काउंसिल के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि प्रीवी का इसके अपीली, इसके सॉरी मैंने ये कहा उत्तरदायी नहीं, आप ऐसा कहें कि इसके विरुद्ध अपील हम वहां कर सकते थे प्रीवी काउंसिल में। ये हम लोगों ने पढ़ा। प्रांतीय प्रशासन में क्या बदलाव हुआ ये हम लोगों ने देखा। फिर हमने ये देखा कि प्रांतीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण इस अधिनियम में ये देखा कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार के हम लोगों ने 1935 के अधिनियम के बारे में ये सभी विशेषताएं पढ़ी। अब देखिए और आगे पढ़ते हैं हम लोग कि इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहां और अधिक विस्तार हुआ। तो कैसे हुआ देखते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए अब अल्पसंख्यकों हेतु भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जैसे दलित जो है उनके लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, इन सभी के लिए भी क्या किया गया। ये सब कम्युनल अवार्ड का प्रभाव था कि ये सब हुआ, तो ये सब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या हेतु मतदान को बढ़ाया गया, ध्यान रखिए। यानी कि अभी भी सभी लोग मतदान नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। विभाजन, इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा आप देखते हैं ये देश, उसको है ना, उसको अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया, उड़ीसा और सिंध का, इसमें भी प्रावधान किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 1935 के अधिनियम के प्रावधान रहे। और भी प्रावधानों के बारे में देखते हैं। अब देखो शक्तियों का विभाजन कैसे रहा। अब इसमें देखेंगे शक्तियों का विभाजन भी किया गया। आपको बताऊं 1935 का अधिनियम है, इसमें जो व्यवस्थाएं ली गई, अपनाई गई, इन व्यवस्थाओं को
मतलब इनमें से आप ऐसा मानिए आधे से अधिक व्यवस्थाओं को डायरेक्टली हमने 1935 के 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान में आधे से अधिक हिस्से को शामिल कर लिया गया। ठीक है ना, यानी कि इसकी बहुत सारी बातें वहां ऐड कर दी गई क्योंकि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के धीरे धीरे अनुकूल हो चुकी थी। ध्यान रखिए। तो शक्तियों का विभाजन यानी कि 1935 के अधिनियम की अनुसूची 1935 की अधिनियम की धारा 7वीं अनुसूची के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों में के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। आज भी शक्तियों का विभाजन है। इस सूची को 3 वर्गों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें अंतर यह है कि संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, प्रांतीय सूची पर केवल प्रांत सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर केवल समवर्ती मतलब दोनों कानून बना सकते थे। तो ये वाली बात थी। अब ध्यान रखिए कि प्रांतीय सूची पर प्रांत कानून, संघ सूची पर संघ कानून और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते थे, यानी कि ऐसे विषय इसमें दे दिए गए। अब संघ सूची के क्या विषय थे, तो देखो जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो देश की एकता के लिए और महत्वपूर्ण होते हैं, उनको क्या रखा गया, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो सभी संघ सूची में शामिल किए गए। जैसे कि केंद्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, डाक, तार, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय महत्व के विषय, इंपीरियल लाइब्रेरी, संघीय पेंशन, मत्स्यन मछली, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना। तो इस प्रकार के अफीम, नमक इत्यादि ये सभी चीजें संघीय में रहा। प्रांतीय में देखो वही शिक्षा, भू राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्याय, स्थानीय, ये सभी। समवर्ती में क्या दिया गया, दीवानी मामले रखे गए, फौजदारी कानून रखे गए, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण, ये सभी समवर्ती सूची में रखी गई। तो इस प्रकार से विषयों का विभाजन 1935 में किया गया। इस तीनों सूचियों की प्रावधानों को हमने भारत शासन अधिनियम में भी अपनाया गया। एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन शक्तियां वायसराय को प्रदान करती गई, यानी कि आपातकालीन स्थिति में कौन वायसराय कानून बना सकेगा, और अवशिष्ट शक्तियां जो होगी, जैसे कि जो अवशिष्ट शक्तियां वर्तमान में केंद्र में निहित है, वैसे ही यहाँ वायसराय को दे दी गई थी। ध्यान रखिए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रांतीय राज्यपालों को भी गवर्नर जनरल की भांति स्वविवेक से निर्णय लेने और मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने का अधिकार दिया गया। तो किसको यह अधिकार दिया गया, प्रांतीय राज्यपाल को। जो राज्यपाल था, यानी कि केंद्र की ओर से जो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा था, उसको भी क्या किया गया, स्वविवेक का निर्णय दिया गया और मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना भी वो कर सकता है। इसका मतलब ये कि राज्यपाल अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। वर्तमान समय में अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों को स्वविवेक की जो शक्ति दिया गया है, वो हमने यहीं से अनुसरण करके ली हुई है। तो कभी पूछे, आपको बताऊं ये क्वेश्चन बनेगा कि हमने 1935 के अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था के या परिसंघीय व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया था। कैसे, तो आपको बताना है कि जो 1935 के अधिनियम में ऐसे क्या है जो संघ और राज्य, चूंकि देखिए आप यही देखिए कि जो राज्यपाल का पद है वही दिखाता है कि संघीय व्यवस्था, यानी कि संघ और राज्य दोनों में संबंध रहेगा और संघ के लिए ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के 3 सूचियों में विभाजन करना विषयों का, ये भी क्या है, एक संघीय व्यवस्था यानी कि को निर्धारित करने का काम है। प्रांतों का सृजन करना और केंद्र का सृजन करना, यानी कि संघ और राज्यों का होना भी परिसंघीय व्यवस्था है, जो कि यहां देख रहे हैं कि और भी इस प्रांतों की लिस्ट को आगे बढ़ाया गया। तो ये सभी जो प्रांतों की लिस्ट हो या राज्यपाल हो या ये सभी चीजें क्या दिखा रहे हैं कि परिसंघीय व्यवस्था का निर्माण ही 1935 के अधिनियम में दिखाई देता है। यहां तक कि आपको तर्क भी देकर के करना कि अंबेडकर जी का भी यही कहना है कि देश को हम चाहें तो 1935 के अधिनियम से भी चला सकते थे। चलिए, वर्तमान समय में अनुच्छेद 163 के आपने देखा, अर्थात राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श को कुछ परिस्थितियों में मानने से मना कर सकती है। ठीक है ना, हर परिस्थिति में नहीं, कुछ परिस्थितियों में। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ब्रिटिश प्रांतों में चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने, यानी कि इसके तहत क्या कर सकता था, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था या फिर वायसराय कहिए, ये क्या कर सकता था, गवर्नर जनरल ये इसको समाप्त कर सकता था प्रांतों की सरकार को, और गवर्नर जनरल शासन लगाने का अधिकार था। जैसे आज राष्ट्रपति जो शासन होता है ना, वैसे ये भी अपना शासन लगा दे सकता था। चूंकि इसे विशेष शक्तियां दे दी गई थी, इसलिए ऐसा कर सकता था। ध्यान रखिए।
वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार है, यानी कि संवैधानिक यदि असफलता होती है तो ये कर सकते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में निम्नलिखित तत्व एवं संस्थाएं को 1935 के भारत परिषद अधिनियम से प्रेरित है। आपको बताऊं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या भारतीय संविधान में हमने 1935 के अधिनियम से लिखा, उसकी मैंने यहां सूची बना दी है और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो देखो, संसदीय मूलक शासन हमने लिया। संसदीय व्यवस्था ये कहलाती है, अभी एक देखिए दो प्रकार की होती है, एक तो संसदीय शासन होती है, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने अपनाया है, ठीक है ना। यदि आपने संसदीय शासन प्रणाली आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आपको पीछे वाले लेक्चरों को देखना होगा, समझना होगा। मंत्रिपरिषद की रचना की गई यहाँ, यानी कि निचले सदन में बहुमत के आधार पर, है ना, निचले सदन में यानी कि लोकसभा में वर्तमान में मंत्रिपरिषद की संरचना की बात की है। प्रांतीय स्वायत्तता या अर्थात सत्ता का विभाजन यानी कि विकेंद्रीकरण को हमने 1935 के अधिनियम से लिया। संसद की द्विसदनीय व्यवस्था जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा को, या कुछ राज्यों में द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम से ली गई। केंद्र और राज्यों के जो संबंध है यानी कि संघ राज्य संबंध हमने कहा लिया 1935 के अधिनियम से। विधायी तथा नियम प्रक्रिया यानी कि किसी विधेयक को पारित करने, कोई संकल्प या प्रस्ताव लाने व उन्हें पारित करने हेतु जो अधिकार इत्यादि की बात है, ये सभी हमने कहां से लिया, 1935 के अधिनियम से लिया है, ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए अखिल भारतीय सेवाएं, मैंने ये बात 1919 के पढ़ाते समय की गई थी कि यूपीएससी को हमने 1935 के अधिनियम से लिया है, ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में। फेडरल कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया, कैग का जो पद है भले वहां आ गया था लेकिन लिया किससे गया, 1935 के अधिनियम से कैग का पद लिया गया। महान्यायवादी का पद और महाधिवक्ता का पद भी यहीं से लिया गया। निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन आयोग का हमने सिस्टम 1935 के अधिनियम से लिखा। राज्यपालों की भूमिका व उनके विवेकाधिकार को हमने क्या किया, ये भी हमने 1935 के अधिनियम से लिखा। प्रांतीय सिविल सेवाओं, भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण, ये भी लिया। और ये दिखाता है ये पॉइंट कि हमने कैसे परिसंघीय व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है, ध्यान रखिए। 1919 में पहली बार यह तय किया गया कि प्रांतीय सिविल सेवाओं के 50% सदस्य अखिल भारतीय सेवाओं में प्रोन्नत होंगे, यानी कि इन्हें उन्नत करके भेजा जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है, यही प्रावधान 1935 में भी अपनाया गया। इसे ब्रिटिश सिविल सेवकों का भारतीयकरण कहते हैं, यानी कि ब्रिटिश सिविल सेवकों को का भारतीयकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्रांतों में सिविल सेवक कार्य कर रहे हैं, इसे हम पदोन्नति करके आगे बढ़ा सकते हैं और यूपीएससी में शामिल कर सकते हैं या फिर संघ सेवा में शामिल कर सकते हैं। वर्तमान सदन में प्रत्येक प्रांत से 33% प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य अखिल भारतीय सेवा में जाते हैं। कुल मिलाकर के ये कि यूपीपीसीएस से यदि आप एसडीएम वगैरह बनते हो तो आप आईएएस में जाओगे, या फिर एमपीपीएससी से बनते हो, लेकिन ये जाते हैं। लेकिन ये जो सदस्य होते हैं ना, ये केवल 100% का 33% होते हैं, ध्यान रखिए। यानी कि जितनी जॉब्स आपकी आती है उसमें से 33% ही पदोन्नति करके ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब 1935 का जो अधिनियम है इसकी कुछ आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसकी आलोचना है? इस अधिनियम द्वारा लाई गई द्वैध शासन की प्रणाली की आलोचनाएं हैं। साइमन कमीशन ने भी इसकी आलोचना की। इसके द्वारा क्या हुआ कि इसे केंद्र में लागू यानी कि देखिए साइमन कमीशन तो इससे पहले आ चुका था, ये पॉइंट थोड़ा ठीक नहीं है कि इस अधिनियम द्वारा लाई गई द्वैध शासन व्यवस्था की आलोचना की साइमन कमीशन ने भी की थी, ठीक है। यानी कि 19 इस जो द्वैध शासन था उसकी भी इसमें आलोचना की गई, ये बात कह रहे हैं। तो ये सही है पॉइंट। वैसे इसको ऐसा समझना है, ये क्या लिखा है कि इस दो द्वैध शासन था ना 1919 का, उसकी आलोचना एक तो पहले साइमन कमीशन ने की थी और दूसरा 1935 के अधिनियम में भी इस द्वैध शासन की आलोचना की गई प्रांतों में। ये वाली बात है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं। इसे केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव किया गया इस अधिनियम द्वारा कि अब जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो प्रांतों में ना लगा करके केंद्रों में करेंगे, यानी कि विषयों का विभाजन हम केंद्र के लिए करेंगे। कर प्रस्ताव कर संसदीय शासन प्रणाली के एक प्रकार का मजाक बनाया गया कि भाई संसदीय शासन प्रणाली में वस्तुतः ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ध्यान रखिएगा।
ज्ञात सभी संसदीय परंपराओं से विपरीत इस एक्ट के अंतर्गत राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होना था। राज्यसभा का प्रत्यक्ष होना था, जबकि संघीय सभा का निर्वाचन परोक्ष रूप से होना था। ये तो उल्टा हो रहा है, ठीक है ना, ये उल्टा कर रहे हैं कि राज्यसभा का प्रत्यक्ष और लोकसभा का अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो ऐसा ही करने का प्रावधान था इसमें। रजवाड़ों की आवश्यकता से अधिक महत्व देते हुए केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में 1/3 का प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि इन्होंने रजवाड़ों को ज्यादा महत्व दिया। चूंकि रजवाड़ों के माध्यम से ब्रिटिश अपने यहाँ रायता फैलाए हुए थे, तो उनको इन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में ज्यादा महत्व दिया। उनके लिए आरक्षित सीटें भी 1/3 कर दी, जबकि वे 1/3 से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि वो उनकी जनसंख्या 1/3 से कम थी, जबकि उन्हें सीटें 1/3 से ज्यादा कर दी गई। तो ये था। और भी क्या इसकी आलोचना है। बजट के 80% भाग पर सदन को मतदान का अधिकार नहीं था, यानी कि 80% बजट पर आप बात नहीं कर सकते, तो कुछ ही शेष प्रावधानों यानी कि जो 20% है उस पर बात कर सकते थे। हम सभी जानते हैं ये बात कि बजट कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का एक सशक्त उपबंध है, और यही यहां नहीं था। तो इसका मतलब ये कि कैसी स्थिति थी आप समझ सकते हैं इस अधिनियम की। बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया है ना, शामिल करने का इसने प्रावधान कर दिया गया इसी एक्ट के। इसलिए 28 माह तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस के मंत्रिमंडल के 8 प्रांतों ने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया, और अपना जो इसके द्वारा चुने थे, तो इस एक्ट की जो महत्ता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई, यानी कि कांग्रेस ने कहा भाई युद्ध के उपरांत आप क्या करो, भारत को स्वतंत्रता दीजिए, ऐसा कहा गया। और इसकी तो क्या की इन लोगों ने उपेक्षा की। यह अधिनियम भारत में जनप्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की संभावना को समाप्त कर रहा था, यानी कि ये जनप्रतिनिधित्व की जो बात है वो स्थापना को संभव नहीं बना पा रहा था। यानी कि कुल मिलाकर के वस्तुतः जो हम चाहते थे कि हमारी शासन में सहभागिता हो, हम स्वायत्त हो, हम अपनी तरीके से शासन कर सकें, वो इसके माध्यम से नहीं कर पा रही थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर भी की गई व्यवस्था से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था, यानी कि प्रांतीय स्तर पर भी व्यवहारिक स्वरूप में जो व्यवस्थाएं लागू की गई वो लाभकारी नहीं रही। इस अधिनियम के बारे में कुछ विद्वानों ने कथन कही कि कैसा था, तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इस अधिनियम के बारे में कि यह अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन है, यानी कि कई सारे ब्रेक हैं इसमें, यानी कि जब चाहे वो ब्रिटिश रोक सकते हैं हम सबको, और इंजन रहित सरकार है, यानी कि हम लोगों के पास इंजन नहीं है, इंजन उनके पास है, तो इंजन जैसा चाहेगा वैसा कार्य होगा, ऐसा इन्होंने कहा। सी राजगोपालाचारी ने कहा कि भारत शासन अधिनियम दोहरी शासन प्रणाली से भी बुरा है, यानी कि जो 1919 का था उससे भी बुरा है, ये तो वो इससे ठीक था। मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि बाह्य रूप से जनतांत्रिक है परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला है, मतलब देखने में भले लग रहा है कि जनता का है लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। नवीन संविधान शासन द्वैध शासन से भी निकृष्ट था, ऐसी कई लोगों ने कहा है, इनका भी यही कहना था। चलिए, तो ये आप लोगों ने इनके तर्क इसलिए देखे चूंकि इनके तर्कों को लेते हुए आप ये कह सकें कि यह है। अब हम लोग इसके बाद अब क्या करेंगे कि अगले लेक्चर्स में हम इसके आगे PYQ डिस्कस करेंगे कि जो इसके क्वेश्चन रहे हैं 1900 यानी कि ऐतिहासिक आधार के जो PYQ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और डीप में इनको समझेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, इसके बाद हम अगले लेक्चर में PYQ डिस्कस करने वाले होंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, और अच्छा लगे तो शेयर